स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मैराथन वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इंटायर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के GS सिलेबस को कवर किया जाएगा। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले पार्ट ए में हम मेन स्ट्रीम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट बी में ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम को डिटेल में जानेंगे और पार्ट सी में मेन स्ट्रीम फ्रीडम स्ट्रगल के साथ चलती कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट ए यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया आते हैं और अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पावर बनकर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा और भी कुछ यूरोपियन कंपनीज ट्रेड करने के लिए इंडिया आती हैं। पर उनके बारे में बात करने से पहले हम ये जानेंगे कि ऐसी क्या कंडीशंस थी कि यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया का रुख किया। Why did European companies come to India? दोस्तों, एंशिएंट टाइम से ही इंडिया और यूरोप के अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। इंडिया के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की यूरोप के मार्केट में काफी हाई डिमांड रहती थी। मिडिल एजेस में इस ट्रेड के एशियन पार्ट को अरब मर्चेंट्स और मेडिटेरेनियन और यूरोपियन पार्ट को इटालियंस डील करते थे। क्योंकि अभी तक केप ऑफ गुड होप वाला रूट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ट्रेड कॉन्स्टेंटिनोपल यानी प्रेजेंट डे इस्तांबुल होकर किया जाता था। लेकिन जब ऑटोमन टर्क्स एशिया माइनर पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं और 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया जाता है, तब ईस्ट और वेस्ट के बीच के ओल्ड ट्रेड रूट्स भी इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। उसके अलावा वेनिस और जेनोवा के मर्चेंट्स कॉन्स्टेंटिनोपल के पास लोकेटेड होने का फायदा उठाकर यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड पर अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लेते हैं और वो किसी नए यूरोपियन नेशन स्टेट को इसमें शेयर नहीं देना चाहते थे। नतीजतन वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स और मर्चेंट्स नए और सेफ ट्रेड रूट्स को सर्च करते हैं। वो अरब और वेनिशियंस की मोनोपोली को तोड़ना, टर्किश हॉस्टिलिटी से बचना और ईस्ट के साथ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इसमें सबसे पहले स्टेप्स लेने वाले थे पोर्चुगल और स्पेन। यहां की गवर्नमेंट्स मर्चेंट्स की सी वॉयजेस को स्पॉन्सर करती हैं। साथ ही साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे कि मैरिनर कंपास और लॉन्ग डिस्टेंस शिप्स का इन्वेंशन भी इसमें हेल्प करता है। इन्हीं एफर्ट्स की वजह से 1492 में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस वॉयज पर निकलते हैं, पर वो इंडिया पहुंचने की जगह अमेरिका पहुंच जाते हैं। फाइनली 1498 में पोर्चुगल के वास्को ड गामा यूरोप से इंडिया पहुंचने के लिए एक नए सी रूट वाया केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी करते हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। पोर्चुगीज सेलर वास्को ड गामा 20 मई 1498 को साउथ वेस्ट इंडिया के एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कैलिकट पहुंचते हैं। किंग जैमोरिन, जो कैलिकट के लोकल रूलर थे, उनका स्वागत करते हैं और ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उन्हें कुछ प्रिविलेजेस भी ग्रांट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेड लेवी लोकल रूलर के लिए इनकम का एक इंपॉर्टेंट सोर्स था। इंडिया में 3 महीने रहने के बाद वास्को ड गामा एक रिच कार्गो के साथ यूरोप वापस लौट जाते हैं। इस कार्गो को वो यूरोप की मार्केट में बहुत हाई रेट पर सेल करते हैं। कहा जाता है कि उनकी पूरी यात्रा की कॉस्ट का 60 टाइम्स रिटर्न उन्हें मिलता है इस सेल से। वास्को ड गामा 1501 AD में फिर से इंडिया आते हैं। वो कन्ननौर में एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप करते हैं। यहां से इंडिया और पोर्चुगल के बीच ट्रेड लिंक्स की शुरुआत होती है और कैलिकट, कन्ननौर और कोचिन इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज ट्रेडिंग सेंटर्स बनकर उभरते हैं। पोर्चुगीज की बढ़ती हुई पावर्स और उनकी अनफेयर ट्रेड डिमांड्स, जैसे कि अरेबियन सी में मोनोपोली की कोशिश, उनके और लोकल रूलर जैमोरिन के बीच हॉस्टिलिटीज बढ़ा देती हैं। पोर्चुगीज ट्रेडर्स डिमांड रखते हैं कि जैमोरिन अपने एरिया में से मुस्लिम ट्रेडर्स को बाहर कर दे। जैमोरिन उनकी डिमांड को नहीं मानते और दोनों के बीच इसी बात को लेकर एक मिलिट्री फेस ऑफ होता है, जिसमें जैमोरिन हार जाते हैं और पोर्चुगीज की मिलिट्री सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद से पोर्चुगीज पावर का राइज होना शुरू होता है। आइए जानते हैं कैसे। राइज ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया।
1505 एडी में पहले पोर्चुगीज गवर्नर फ्रांसिस्को de अल्मीडा अपॉइंट होकर इंडिया आते हैं। इनकी पॉलिसी थी इंडियन ओशन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, इसलिए इनकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है। कार्टेज सिस्टम इनकी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। कार्टेज एक तरह का नेवल ट्रेड लाइसेंस या पास होता था, जो पोर्चुगीज कंपनी से बाकी सभी इंडियन और एशियन ट्रेडर्स को इंडियन ओशन में ट्रेड करने के लिए लेना होता था। साथ ही लंबे रूट्स के शिप्स जो पोर्चुगीज के कंट्रोल किए हुए पोर्ट्स पर रुकते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ जाते थे, उन्हें भी ये कार्टेज लेना होता था। जिनके पास ये पास नहीं होता था, उनकी शिप्स और कार्गो को पोर्चुगीज अपने कब्जे में ले लेते थे। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए पोर्चुगीज अपने मिलिट्री शिप्स और कैनन्स को ट्रेडिंग शिप्स के साथ रखते थे। 1509 एडी में अल्मेडा को रिप्लेस करके अल्फोंसो de अल्बुकर्क गवर्नर बनते हैं। ये 1510 एडी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कैप्चर करते हैं। इनको ही इंडिया में पोर्चुगीज पावर का रियल फाउंडर बोला जाता है। अल्बुकर्क मलक्का और सिलोन को भी कैप्चर कर लेते हैं और कैलिकट में एक फोर्ट बनवाते हैं। इनके बाद गवर्नर बनते हैं नीनो da Cunha, जो 1530 एडी में पोर्चुगीज की इंडियन कैपिटल को कोचीन से गोवा शिफ्ट करते हैं। ये 1534 एडी में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बैसेन अक्वायर कर लेते हैं और 1559 एडी में दमन को भी। पोर्चुगीज का कोस्टल एरियाज पे कंट्रोल और उनकी सुपीरियर नेवल पावर उनको बहुत हेल्प करती है और 16th सेंचुरी का एंड होते होते पोर्चुगीज न केवल गोवा, दमन, दीव और सेल्सेट पर कैप्चर कर लेते हैं, बल्कि इंडियन कोस्ट के अलोंग एक बड़े एरिया पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन फिर 16th सेंचुरी के बाद से इनकी पावर का डिक्लाइन शुरू होता है। 1631 में पोर्चुगीज मुगल एम्परर शाहजहां के नोबल कासिम खान के हाथों हुगली खो देते हैं। फिर 1661 में पोर्चुगल के किंग बॉम्बे डाउरी के रूप में इंग्लैंड के चार्ल्स II को दे देते हैं। 1739 में पोर्चुगीज से सेल्सेट और बैसेन मराठास जीत लेते हैं। इस तरह पोर्चुगीज की पावर काफी कम रह जाती है, लेकिन इसके बाद भी गोवा, दीव और दमन पर 1961 तक इनका कंट्रोल बना रहता है। आइए पोर्चुगीज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानते हैं। पोर्चुगीज गिफ्ट्स टू इंडिया। फेमस जेसुइट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर पोर्चुगीज गवर्नर अल्फोंसो de सूजा के साथ 1542 में इंडिया आते हैं। इन्हें आज भी इंडिया के कैथोलिक क्रिश्चियंस बहुत मानते हैं। टोबैको, टमेटो, पोटैटो और चिलीज का कल्टीवेशन भी पोर्चुगीज ने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। 1556 एडी में इन्होंने इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किया था गोवा में। दोस्तों, यह तो बात हुई इंडिया में ट्रेड करने के लिए आने वाली फर्स्ट यूरोपियन पावर की। आइए अब जानते हैं इनको फॉलो करने वाली नेक्स्ट ट्रेडिंग कंपनी यानी कि डच के बारे में। डच। दोस्तों, यूरोप के नेदरलैंड्स देश में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। 20 मार्च 1602 को डच पार्लियामेंट ने एक चार्टर के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। इस कंपनी को 21 सालों तक इंडिया और ईस्ट के देशों के साथ ट्रेड, इन्वेजन और कॉन्क्वेस्ट करने का राइट भी पार्लियामेंट ने दिया था। ये इंडिया में आकर पोर्चुगीज की मोनोपोली को खत्म करते हैं। डच अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। उसके बाद और भी जगह अपनी फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे कि 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1653 में चिंसूरा, 1659 में पटना, बालासोर, नागपट्टिनम, कराईकल, कासिम बाजार और 1663 में कोचिन में। इनका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के पुलिकट में था। 17th सेंचुरी में इंडिया से होने वाले स्पाइस यानी मसालों के व्यापार पर डच अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल्स, इंडिगो, सिल्क, ओपियम एटसेट्रा का भी एक्सपोर्ट डच इंडिया से करते थे। इंग्लिश कंपनी के आने के बाद डच पावर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 1759 में 7 इयर्स वॉर के दौरान इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर इंग्लिश और डच कंपनीज के बीच बैटल ऑफ बेदरा होती है, जिसमें डच को हार का सामना करना पड़ता है। इस बैटल को बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है।
फाइनली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1798 में लिक्विडेट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा सफल ट्रेडिंग कंपनी की, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। अराइवल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्चुगीज और डच ट्रेडर्स की सक्सेस से इंप्रेस होकर इंग्लैंड के मर्चेंट्स के मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के ग्रुप ने 1599 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ I 15 सालों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न ट्रेड का चार्टर ग्रांट करती हैं, जिसका मतलब यह था कि इस कंपनी को ईस्ट के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली होगी। इंग्लैंड से और कोई भी कंपनी यहां ट्रेड नहीं कर सकेगी। 1608 में कंपनी कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार में भेजती है। उनका मकसद जहांगीर से रॉयल फरमान हासिल करना था, जिससे वो सूरत में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकें। लेकिन पोर्चुगीज के इंट्रीग्स के चलते हॉकिंस को कोई भी कंसेशन नहीं मिल पाता और उन्हें 1611 में जहांगीर के कोर्ट से वापस जाना पड़ता है। अंग्रेज समझ जाते हैं कि पोर्चुगीज के रहते उनका ट्रेड करना मुश्किल है, इसलिए 1611 में सूरत के पास स्वाली होल में एक नेवल बैटल में पोर्चुगीज को अंग्रेज हरा देते हैं। इससे जहांगीर को भी अंग्रेजों की पावर का यकीन हो जाता है और फिर 1613 में जहांगीर उन्हें इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की परमिशन भी दे देते हैं। तब अंग्रेज 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। फिर 1615 में इंग्लैंड के एम्परर जेम्स I सर थॉमस रो को जहांगीर के कोर्ट में भेजते हैं, कंपनी के लिए और कंसेशन की डिमांड लेकर। रो अपनी बातों से जहांगीर को मना लेते हैं और वो कंपनी को रॉयल चार्टर ग्रांट करते हैं, जिससे कंपनी को मुगल टेरिटरी में कहीं भी व्यापार करने और फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की आजादी मिल जाती है। इसके बाद कंपनी इंडिया में अलग अलग जगह फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है, जैसे कि मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, ओडिशा के बालासोर और हरिहरपुर एटसेट्रा में। 1639 में कंपनी को मद्रास की लीज मिलती है और यहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया जाता है और 1668 में कंपनी को चार्ल्स II से बॉम्बे लीज पर मिल जाता है, जो चार्ल्स II को पोर्चुगीज से डाउरी में मिला था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार आजिम उस शान की परमिशन से सिर्फ 1200 रुपए देने पर कंपनी को सुतनाती, गोविंदपुर और कालीकता की जमींदारी मिल जाती है। यहां पर ही 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना होती है। इसके बाद 1771 में मुगल एम्परर फारूक सियार फरमान जारी करके कंपनी को और भी ज्यादा राइट्स दे देते हैं, जैसे कि उन्हें सिर्फ 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल में ड्यूटी फ्री व्यापार करने का अधिकार मिलता है। कैलकाटा के आसपास की जमीन खरीदने की परमिशन भी दी जाती है। इसके अलावा कंपनी द्वारा बॉम्बे में इशू किए गए कॉइन्स को पूरे मुगल राज्य में चलाने की अनुमति भी मिलती है। इसलिए इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसके बाद कंपनी की पावर बढ़ती ही जाती है और फाइनली पहली बार बंगाल में कंपनी अपने एम्पायर की शुरुआत करती है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं अगली यूरोपियन कंपनी की तरफ। डेन्स। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 में तमिलनाडु के ट्रैंक्वेबार और 1676 में बंगाल के सेरमपुर में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी। सेरमपुर इनका इंपॉर्टेंट सेंटर और हेडक्वार्टर था, लेकिन ये खुद को इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना पाए और 1845 में अपनी सभी सेटलमेंट्स ब्रिटिश कंपनी को बेचकर यहां से चले गए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया में सबसे लास्ट में आने वाली यूरोपियन कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ला कैंपेनिया दास एंडेस ओरिएंटालेस को 1664 में कोलबे के द्वारा फॉर्म किया गया था, जो फ्रांस के राजा लुई XIV के मंत्री थे। फ्रेंच कंपनी 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करती है। उसके बाद 1669 में गोलकोंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर ये अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाते हैं।
1673 में कंपनी के डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन ने बालिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से पुटुचेरी नाम का एक गांव प्राप्त किया, जो बाद में पौंडीचेरी के नाम से फेमस हुआ। 1692 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान की अनुमति से फ्रेंच कंपनी ने चंद्रनगर में फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद फ्रेंच 1724 में मालाबार में माहे को कैप्चर कर लेते हैं और 1739 में तमिलनाडु में कराईकल को। 1724 में ही फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स इंडिया आते हैं और उनके साथ ही शुरुआत होती है कहानी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की, जिन्हें कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं। कर्नाटिक वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच कंपनी के बीच हुए थे, जिनके बारे में हम अलग वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे इंडिया और यूरोप के बीच होने वाले ट्रेड का फायदा उठाने के लिए अलग अलग यूरोपियन कंपनीज इंडिया आती हैं। ये कंपनीज ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे कि मोनोपोली, फोर्स का इस्तेमाल, नेवी का यूज करने में भी पीछे नहीं रहती। इन सभी कंपनीज के बीच आपस में पावर के लिए स्ट्रगल चलता है, जिसमें फाइनली इंग्लिश कंपनी को सक्सेस मिलती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से शुरू होकर इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करती है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। राइज ऑफ रीजनल पावर्स आफ्टर मुगल्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे द माइटी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। हमने देखा कि किस तरह औरंगजेब के रेन के दौरान डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स के कारण ये एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो गया। लोकल और रीजनल पॉलिटिकल फोर्सेस का राइज हुआ और उन्होंने खुद को असर्ट करना शुरू कर दिया। यानी लेट 17th सेंचुरी में ही पॉलिटिक्स में मेजर चेंजेस देखने को मिले। 18th सेंचुरी के दौरान कई इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स का राइज हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा किंगडम्स। यही वो पावर्स थीं जिन्होंने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद पॉलिटिकल वॉइड को फिल किया, और इन्हीं पावर्स का सामना करके ब्रिटिशर्स को इंडिया में अपनी सुप्रेमेसी सेटअप करनी थी। दोस्तों, आज हम इन्हीं रीजनल पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मुगल एम्पायर के बाद राइज हुई। शुरू करते हैं रीजनल स्टेट्स के क्लासिफिकेशन से और देखते हैं इन स्टेट्स के फीचर्स क्या थे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होते ही जो रीजनल पावर्स उभर कर आईं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली, सक्सेशन स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स जहां के मुगल प्रोविंसेस के गवर्नर्स ने ऑटोनॉमी असर्ट करना शुरू किया, जैसे बंगाल, अवध और हैदराबाद। दूसरी, न्यू स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स जहां पे रिबेलियन के चलते लोकल चीफ्टन्स, जमींदार्स और पेजेंट्स ने अपना स्टेट सेटअप किया, जैसे मराठा, अफगान, जाट और पंजाब। और तीसरी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी ऐसे स्टेट्स जहां मुगल इन्फ्लुएंस का बिल्कुल भी पेनिट्रेशन नहीं था और मुगल एम्पायर के डिस्टेबलाइज होते ही इन स्टेट्स ने ऑटोनॉमी अनाउंस कर दी। इसमें मेनली साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स इंक्लूडेड थे, जैसे मैसूर, केरला, राजपूत्स, अहोम्स एटसेट्रा। शुरू करते हैं हैदराबाद और कर्नाटक स्टेट के डिस्कशन से। हैदराबाद एंड द कर्नाटक। हैदराबाद स्टेट को निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में एस्टैब्लिश किया। उनको किलिच खान के नाम से भी जाना जाता है। निजाम उल मुल्क औरंगजेब के एरा के बाद के लीडिंग नोबल्स में से एक थे। 1720 में उनको डेक्कन की वाइस रॉयल्टी मिली। 1720 से 1722 के बीच उन्होंने वाइस रॉयल्टी के सभी दावेदारों को डिफीट किया। 1722 से 1724 के बीच वो मुगल एम्पायर के वजीर थे। एम्परर मोहम्मद शाह की इनकैपेसिटी से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने डेक्कन में वापस लौटने का फैसला किया, जहां वो अपनी सुप्रेमेसी मेंटेन कर सकते थे। यहीं पर उन्होंने हैदराबाद स्टेट का फाउंडेशन रखा। उन्होंने कभी भी अपने इंडिपेंडेंस को ओपनली अनाउंस नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिस में वो एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह ही रूल करते रहे। उन्होंने हिंदूज की तरफ टॉलरेंट पॉलिसी को अपनाया। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान बनाया। उन्होंने मुगल पैटर्न पर जागीरदारी सिस्टम को इंप्लीमेंट करके डेक्कन में एक ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश किया और अपनी पावर को कंसोलिडेट किया।
इसी के साथ उन्होंने पावरफुल मराठास को भी अपने डोमिनियन से बाहर ही रखा। 1748 में निजाम उल मुल्क की डेथ के बाद हैदराबाद फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया। कर्नाटक की बात करें तो ये रीजन मुगल्स का एक सूबा था और हैदराबाद के निजाम की अथॉरिटी के अंदर आता था। कर्नाटक रीजन आज के तमिलनाडु और सदर्न आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच का पेनिनसुलर रीजन था। जिस तरह निजाम ने खुद को दिल्ली से अलग किया, वैसे ही कर्नाटक के डेप्यूटी गवर्नर ने खुद को डेक्कन के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट कर दिया, जिसके चलते वो अब नवाब ऑफ कर्नाटक कहे जाने लगे और ये ऑफिस भी अब हेरेडिटरी हो गया। सादतुल्ला खान कर्नाटक के पहले नवाब बने और उन्होंने बिना निजाम की परमिशन के 1732 में अपने नेफ्यू दोस्त अली को अपना सक्सेसर अनाउंस कर दिया। 1740 के बाद नवाबशिप के लिए इंटरनल स्ट्रगल्स होने लगी, जिसका फायदा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने उठाया और अब वो इंटरनल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इंटरफेयर करने लगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंगाल के राइज के बारे में। बंगाल सेंट्रल अथॉरिटी की वीकनेस के चलते एक्सेप्शनल एबिलिटी के दो लोगों ने बंगाल को एक वर्चुअली इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया और ये दो लोग थे मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान। 1717 में मुर्शीद कुली खान बंगाल के गवर्नर बने। उन्होंने बंगाल को इंटरनल और एक्सटर्नल डेंजर से फ्री करके शांति की स्थापना की। बंगाल को जमींदार्स के द्वारा होने वाली अपराइजिंग से फ्री कर दिया। 1727 में उनकी डेथ हुई और उनके सन इन लॉ शुजाउद्दीन को सक्सेसर बनाया गया। शुजाउद्दीन ने 1739 तक बंगाल पर रूल किया। 1739 में राजमहल सिटी के फौजदार अली वर्दी खान ने शुजा के सन सरफराज खान को मार दिया और खुद को बंगाल का नवाब डिक्लेयर कर दिया। इन तीनों नवाब्स ने बंगाल को पीस और ऑर्डरली एडमिनिस्ट्रेशन का एक लंबा दौर दिया और ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रमोट किया। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में रेवेन्यू फार्मिंग के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, रेवेन्यू फार्मिंग एक रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका था जिसमें स्टेट के बिहाफ पर एक रेवेन्यू ऑफिशियल पेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करता था और एक फिक्स्ड अमाउंट स्टेट को देता था। खान ने लोकल जमींदार्स और मर्चेंट बैंकर्स से रेवेन्यू फार्मर्स को रिक्रूट किया। उन्होंने डिस्ट्रेस में जी रहे पुअर कल्टीवेटर्स के लिए एग्रीकल्चरल लोन्स का प्रोविजन भी रखा, जिसको टक्कावी कहा जाता था। मुर्शीद खान और उनके सक्सेसर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को ही एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी। हाईएस्ट सिविल और मिलिट्री पोस्ट्स को बंगालीज से फिल किया गया जो मोस्टली हिंदू थे। अली वर्दी खान ने इंग्लिश और फ्रेंच को कैलकाटा और चंदरनगर की फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन बंगाल के नवाब्स शॉर्ट साइटेड साबित हुए। उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती टेंडेंसी को इफेक्टिवली एंड नहीं किया। उनका मानना था कि सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी उनकी पावर को थ्रेटन नहीं कर सकती। बंगाल के नवाब्स ने एक स्ट्रांग आर्मी होने की नीड को अंडर एस्टिमेट किया, जिसका उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1756-57 में अली वर्दी के सक्सेसर सिराजुद्दौला पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर डिक्लेयर किया, तब एक स्ट्रांग आर्मी की एब्सेंस के चलते ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई। अब देखते हैं अवध स्टेट के बारे में। अवध की इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी के फाउंडर थे सादत खान बुरहान उल मुल्क, जिनको 1722 में अवध का गवर्नर बनाया गया था। उनके अपॉइंटमेंट के दौरान अवध प्रोविंस में कई जमींदार्स ने रिबेलियन कर दिया था। कई सालों तक सादत खान को उनसे वॉर करना पड़ा। फाइनली लॉलेसनेस और बड़े जमींदार्स को सप्रेस करने में वो सक्सेसफुल रहे। 1723 में उन्होंने एक नया रेवेन्यू सेटलमेंट किया। उन्होंने इक्विटेबल लैंड रेवेन्यू को इंट्रोड्यूस करके पेजेंट्स की कंडीशन में सुधार किया। इसी के साथ उन्होंने पेजेंट्स को बड़े जमींदार्स के ऑपरेशन से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। बंगाल नवाब्स की तरह उन्होंने भी हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। ऐसा बताया जाता है कि नादिर शाह के 1739 के इन्वेजन में बड़ी मात्रा में लूट की डिमांड के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके नेफ्यू सफदरजंग ने फिर उनको सक्सीड किया। सफदरजंग को 1748 में मुगल एम्पायर का वजीर बनाया और उनको इलाहाबाद का प्रोविंस भी ग्रांट किया गया। 1754 में उनकी डेथ हुई। अपनी डेथ के पहले उन्होंने अवध और इलाहाबाद में पीस एस्टैब्लिश किया।
उन्होंने मराठा सरदार से भी अलायंस किया, जिससे मराठा इनकर्जन से बचा जा सके। राजपूत चीफ्टन्स की लॉयल्टी भी उन्होंने हासिल की। सफदरजंग ने एक इक्विटेबल जस्टिस सिस्टम को भी स्टैब्लिश किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसूर स्टेट के बारे में। मैसूर दोस्तों, साउथ इंडिया में हैदराबाद के अलावा एक और इंपॉर्टेंट पावर यानी मैसूर का राइज हैदर अली के अंडर 18th सेंचुरी में हुआ। विजयनगर एम्पायर के एंड होने के बाद से ही मैसूर स्टेट ने अपना इंडिपेंडेंस बनाए रखा। मुगल एम्पायर का वो सिर्फ एक नॉमिनल पार्ट था। 1721 में पैदा हुए हैदर अली ने अपने करियर की शुरुआत मैसूर आर्मी में एक छोटे से ऑफिसर के रूप में की। वो एक ब्रिलियंट कमांडर थे। उन्होंने वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस को समझा और इसे अपने ट्रूप्स में लागू किया। मैसूर के रूलर नंजराज को उन्होंने 1761 में ओवरथ्रो कर दिया और अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश की। नंजराज वोडिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सभी रेबल्स को उन्होंने कंट्रोल में किया और जल्द ही बिदनूर, सुंडा, सेरा, कनारा और मालाबार को कैप्चर किया। उन्होंने भी रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया। वो लगातार मराठा सरदार्स, निजाम और ब्रिटिश के साथ वॉर में एंगेज्ड रहे। 1782 में उनकी डेथ हुई और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने उनको सक्सीड किया। टीपू सुल्तान ने नए कैलेंडर, कॉइनेज सिस्टम और वेट्स और मेजर्स के स्केल्स को भी इंट्रोड्यूस किया। उनकी आर्मी में मस्केट्स और बेयोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि यूरोपियन फैशन में बनाए जाते थे और मैसूर में ही मैन्युफैक्चर किए जाते थे। 1796 में उन्होंने एक मॉडर्न नेवी को बनाने का भी एफर्ट किया। 1799 में हुए 4th एंग्लो मैसूर वॉर में उनकी डेथ हो गई। अब बढ़ते हैं केरला की तरफ। केरला 18th सेंचुरी की शुरुआत में केरला लार्ज नंबर ऑफ फ्यूडल चीफ्स और राजाज में डिवाइडेड था। किंग मार्तंड वर्मा ने ट्रावनकोर किंगडम को 1729 के बाद एस्टैब्लिश किया। उनके एम्पायर की बाउंड्रीज कन्याकुमारी से कोचिन तक एक्सटेंड करती थी। उन्होंने वेस्टर्न मॉडल पर बेस्ड एक स्ट्रांग आर्मी ऑर्गेनाइज की और मॉडर्न वेपन्स का यूज किया। उन्होंने कई इरिगेशन वर्क्स करवाए, रोड्स बनवाई और कम्युनिकेशन के लिए कनाल्स बनवाए। यहां तक कि फॉरेन ट्रेड को भी एक्टिवली इंकरेज किया। 18th सेंचुरी में मलयालम लिटरेचर का रिमार्केबल रिवाइवल देखने को मिला। यह रिवाइवल केरला के राजाज और चीफ्स के कारण हुआ, जो लिटरेचर के ग्रेट पेट्रन थे। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में त्रिवेंद्रम, जो कि ट्रावनकोर की कैपिटल थी, संस्कृत स्कॉलरशिप के एक फेमस सेंटर के रूप में उभर कर आया। मार्तंड वर्मा को राम वर्मा ने सक्सीड किया और दोनों ने मिलकर ट्रावनकोर किंगडम में लंबे समय तक पीस एंड प्रोग्रेसिव माहौल बनाए रखा। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल्ली के आसपास के एरियाज के बारे में और देखते हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इनमें क्या डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले बात करेंगे राजपूत्स की। राजपूत्स दोस्तों, मुगल एम्पायर की बढ़ती वीकनेस के चलते राजपूत स्टेट्स ने भी अपने आप को वर्चुअली फ्री करने की कोशिश की और साथ ही बाकी के एम्पायर में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की भी कोशिश की। राजपूताना स्टेट्स अभी भी आपस में डिवाइडेड थे। लगभग सभी बड़े राजपूत स्टेट्स के बीच सिविल वॉर्स होते ही रहते थे। मुगल कोर्ट की तरह यहां भी करप्शन, धोखाधड़ी फैली हुई थी। इसी के चलते मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को उनके ही बेटे ने 1724 में मार दिया, जो वहां के बिगड़ते हालातों का गवाह है। 18th सेंचुरी के सबसे आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर थे राजा सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर, जिन्होंने 1699 से 1743 तक रूल किया। वो एक डिस्टिंग्विश्ड स्टेट्समैन, लॉ मेकर और रिफॉर्मर थे। वो जयपुर सिटी के फाउंडर थे और उसको साइंस और आर्ट का एक ग्रेट सेंटर बनाया। जयसिंह एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर भी थे, जिन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। दिल्ली के जंतर मंतर को तो हम सब जानते ही हैं। वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। अपनी बेटियों की शादी में होने वाले लैविश एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए उन्होंने एक लॉ को पास किया, क्योंकि इस प्रैक्टिस ने फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं जाट्स के बारे में। जाट्स एक एग्रीकल्चरिस्ट क्लास थी जो दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास के रीजन में रहती थी। 1669 में औरंगजेब के रूल में मथुरा रीजन के जाट पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया
और ऐसा ही एक और रिवोल्ट 1688 में दोबारा हुआ। इन रिवोल्ट्स को क्रश तो कर दिया गया, लेकिन ये एरिया डिस्टर्ब्ड ही रहा। औरंगजेब की डेथ के बाद दिल्ली के रीजन में वो लगातार डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते रहे। भरतपुर एक जाट स्टेट था जिसको चूड़ामन और बदन सिंह ने सेटअप किया था, जो कि आज ईस्टर्न राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सूरजमल के अंडर जाट पावर अपने पीक पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 तक रूल किया। उनकी अथॉरिटी ईस्ट में गंगा से लेकर साउथ में चंबल तक और वेस्ट आगरा सूबा से लेकर दिल्ली के सूबा तक फैली हुई थी। उनके स्टेट में आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ इंक्लूडेड थे। 1763 में उनकी डेथ के बाद जाट स्टेट डिक्लाइन हो गया और पेटी जमींदार्स में स्प्लिट हो गया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बंगश, पठान्स और रोहिलास के बारे में। बंगश, पठान्स एंड रोहिलास। मोहम्मद खान बंगश ने मुगल एम्परर फारुखसियार और मोहम्मद शाह के रेन के दौरान फर्रुखाबाद के आसपास की टेरिटरी में 1713 में एक अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। यहीं से बंगश पठान्स की शुरुआत हुई। 1739 के नादिर शाह के इन्वेजन के दौरान अली मोहम्मद खान ने रोहिलखंड नाम से एक अलग प्रिंसिपैलिटी को कार्व आउट किया। रोहिलखंड हिमालयाज के फुट हिल्स में था, यानी साउथ में गंगा और नॉर्थ में कुमाऊं हिल्स के बीच ये किंगडम था। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर सिख्स के बारे में। सिख्स। दोस्तों, 10th और लास्ट सिख गुरु गोबिंद सिंह ने मुगल्स की रिपीटेड एट्रॉसिटीज से बचने के लिए सिख्स को एक मिलिटेंट सेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया। उनकी लीडरशिप में सिख कम्युनिटी एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स बनी। बंदा बहादुर, जिन्होंने 1708 में लीडरशिप अस्यूम की, ने 8 साल तक मुगल आर्मी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और पेजेंट्स और लोअर कास्ट लोगों के साथ मार्च किया। 1715 में उनको कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार इन्वेजन्स और पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के फेल होने से सिख्स को एक बार फिर से राइज होने का मौका मिला। 1765 से 1800 के बीच सिख्स ने पंजाब और जम्मू को अपने कंट्रोल में ले लिया। सिख्स ने खुद को 12 मिसल्स यानी एक तरह की कन्फेडरेसीज में ऑर्गेनाइज किया। ये सभी मिसल्स आपस में कोऑपरेशन में रहते थे। 18th सेंचुरी के एंड में सुकर चकिया मिसल के चीफ रणजीत सिंह प्रोमिनेंस में आए। वो एक स्ट्रांग और करेजियस सोल्जर थे और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1799 में उन्होंने लाहौर और 1802 में अमृतसर को कैप्चर किया। पंजाब के स्ट्रांग किंगडम को सेटअप करने का श्रेय रणजीत सिंह को ही जाता है। उनके किंगडम में सतलज से लेकर झेलम तक एरिया इंक्लूडेड था। उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियंस की मदद से मॉडर्नाइज किया। ऐसा बताया जाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद एशिया की सबसे पावरफुल आर्मी उन्हीं के पास थी। उनके रेन के अंतिम समय में ब्रिटिश ने उनको 1838 में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करवाई, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को पंजाब से काबुल की तरफ पास होने की परमिशन दी। इसके बाद फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह ने कुछ हद तक कोऑपरेट भी किया। 1839 में उनकी डेथ हुई और उनके सक्सेसर्स स्टेट को इंटैक्ट नहीं रख पाए और जल्द ही ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं लास्ट और एक इंपॉर्टेंट रीजनल पावर यानी मराठास के राइज और फॉल के बारे में। राइज एंड फॉल ऑफ द मराठास। सक्सेशन स्टेट्स में मुगल एम्पायर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज मराठा किंगडम की तरफ से आया। बल्कि यह कहा जा सकता है कि सिर्फ मराठा किंगडम ही मुगल एम्पायर को रिप्लेस करने की स्ट्रेंथ रखता था। लेकिन मराठा सरदार्स में यूनिटी की कमी थी और एक ऑल इंडिया एम्पायर को सेटअप करने के लिए जरूरी आउटलुक और विजन लैकिंग था। छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडसन शाहू 1689 से ही औरंगजेब के प्रिजनर थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उनको रिलीज कर दिया गया और जल्द ही सतारा के शाहू और कोल्हापुर की ताराबाई के बीच एक सिविल वॉर छिड़ गई। मराठा सरदार्स में एक फैक्शनलिज्म क्रिएट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच बालाजी विश्वनाथ की लीडरशिप में मराठा गवर्नमेंट में एक नए तरह का सिस्टम इवॉल्व हुआ। यह पीरियड पेशवा डोमिनेशन का पीरियड था।
जिसमें मराठा स्टेट एक एम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ। विश्वनाथ 1713 में पेशवा यानी चीफ मिनिस्टर बने। स्टेट की सारी पावर पेशवा के पास होने लगी, यानी पेशवा एक तरह से मराठा एम्पायर का फंक्शनल हेड था। 1719 में विश्वनाथ ने मुगल एम्परर फारूक सियार को ओवरथ्रो करने में सैयद ब्रदर्स की भी मदद की। यहां से उनको मुगल एम्पायर की वीकनेस का पता चला और अब वो नॉर्थ में एक्सपैंड करने के लिए तैयार हुए। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हुई और उनके 20 साल के बेटे बाजीराव वन ने उनको सक्सीड किया। बाजीराव की लीडरशिप में मराठाज ने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट कई कैंपेन्स किए। 1740 में बाजीराव की डेथ तक मराठाज ने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के कुछ पार्ट्स को कॉन्कर कर लिया था। इसी पीरियड में गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले मराठा फैमिलीज प्रोमिनेंस में आई। बाजीराव के रेन में किंगडम ऑफ महाराष्ट्र से बढ़कर मराठा स्टेट अब एक एम्पायर बन गया था जो नॉर्थ में एक्सपैंड कर रहा था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पर खास ध्यान नहीं दिया गया। 1740 से 1761 के बीच पेशवा थे नाना साहिब यानी बालाजी बाजीराव। 1749 तक स्टेट अफेयर्स अब पेशवा के हाथों में आ चुके थे। पेशवा का ऑफिस भी हेरेडिटरी हो चुका था और पेशवा स्टेट का डे फैक्टो रूलर था। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को कंसोलिडेट कर दिया गया था। बंगाल को लगातार इन्वेड किया गया। 1751 में बंगाल के नवाब को ओडिशा को सीड करना पड़ा। साउथ में मैसूर और बाकी माइनर स्टेट्स को भी ट्रिब्यूट पे करने के लिए फोर्स किया गया। मराठास के बारे में हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद रीजनल स्टेट्स का राइज हुआ। औरंगजेब के रेन के दौरान ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। उनकी कंट्रोवर्शियल रिलीजियस पॉलिसीज के चलते रीजनल स्टेट्स में रिबेलियन होने लगे और जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में वीक रूलर्स आने लगे तो ये प्रोसेस और भी फास्ट हो गया। वीक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते रीजनल पावर्स उभर कर आने लगी और उन्होंने ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी। जल्द ही इंडिया में एम्पायर एस्टैब्लिश करने की स्ट्रगल स्टार्ट हुई। इसी बीच ब्रिटिशर्स लगातार अपना स्ट्रांग होल्ड बढ़ाने लगे और ग्रेजुअली इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगे और आगे चलकर इन्हीं रीजनल पावर्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जिसकी कहानी हम आगे चलकर देखेंगे। द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कर्नाटक वॉर्स। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया में ट्रेड करने के लिए अलग अलग यूरोपियन कंपनीज आती हैं। आज हम उन्हीं में से दो कंपनीज इंग्लिश और फ्रेंच के बीच की राइवलरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, वैसे तो ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेड करने के लिए इंडिया आते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही कंपनीज मर्केंटिलिज्म में यकीन करती थी, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेड में मोनोपोली होना जरूरी माना जाता था। दोनों पावर्स इंडिया में कमर्शियल मोनोपोली चाहती थी, इसलिए दोनों पॉलिटिकल पावर एस्टैब्लिश करने में लग जाते हैं। तो दोनों के बीच राइवलरी होना भी नेचुरल था। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले से चली आ रही ट्रेडिशनल एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का रिफ्लेक्शन भी इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में यह राइवलरी 3 कर्नाटिक वॉर्स के फॉर्म में सामने आती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं तीनों कर्नाटिक वॉर्स के बारे में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर फ्रॉम 1740 टू 1748। बैकग्राउंड। कोरोमंडल कोस्ट और उसके आसपास के एरिया को यूरोपियंस ने कर्नाटक नाम दिया था। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच इंडिया में हुए सभी वॉर्स जनरली इसी एरिया में हुए थे, इसीलिए इन्हें कर्नाटिक वॉर्स बोला जाता है। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर यूरोप में हुए ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का इंडिया में एक्सटेंशन था। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रिया के सक्सेसर के इशू पर वॉर शुरू होता है, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होते हैं। यूरोप की राइवलरी इंडिया में पहुंच जाती है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के रूप में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के दौरान मद्रास में 1746 में बैटल ऑफ सेंट थॉमस होता है, जिसमें कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच फोर्सेज आमने सामने होते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। कोर्स ऑफ द वॉर। इंडिया में इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज के बीच हॉस्टिलिटीज की शुरुआत होती है जब 1745 में इंग्लिश नेवी कॉमोडोर कर्टिस बेनेट की लीडरशिप में कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेती है।
इसका बदला लेने के लिए फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स मॉरिशस से एक फ्रेंच फ्लीट बुलाते हैं। एडमिरल ला बोदुनवा की लीडरशिप में यह फ्लीट अंग्रेजों की मद्रास फैक्ट्री पर अटैक करती है और आसानी से मद्रास को जीत लिया जाता है। लेकिन इसी बीच कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान फ्रेंच से कहते हैं कि उनकी टेरिटरी में वो इस तरह फाइट नहीं कर सकते और तुरंत मद्रास से वापस जाने का ऑर्डर देते हैं। पर फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स उन्हें यह कहकर शांत कर देते हैं कि मद्रास को जीतने के बाद वो उसे नवाब को गिफ्ट कर देंगे। जब फ्रेंच मद्रास जीतने के बाद भी नवाब से किया हुआ अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करते तो अनवरुद्दीन अपने बेटे महफूज खान की कमांड में 10,000 सोल्जर्स की एक आर्मी मद्रास को कैप्चर करने के लिए भेज देते हैं। फिर फ्रेंच की आर्मी के साथ इनका सामना होता है सेंट थॉमस नाम की जगह पर, जो रिवर अडियार के बैंक पर लोकेटेड है। सिग्निफिकेंस: ये वॉर यूरोपियंस की आंखें खोल देती है। उनको सेंट थॉमस के बैटल से यह रियलाइज होता है कि इवन एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड आर्मी आसानी से एक बड़ी इंडियन आर्मी को हरा सकती है, क्योंकि इस बैटल में फ्रेंच साइड से 230 यूरोपियंस और 700 इंडियन सोल्जर्स मिलकर नेटिव आर्मी की 10,000 की फोर्स को हरा देते हैं। उसके अलावा डेक्कन में चल रहे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट में नेवल फोर्स की इंपॉर्टेंस भी इस वॉर के बाद बहुत क्लियर हो जाती है। दोस्तों, ऐख-ला-शैपेल की संधि से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का एंड तो हो गया, लेकिन इनके आपस में रिश्ते इससे फ्रेंडली नहीं बनते हैं। इनकी राइवलरी कंटिन्यू रहती है और जन्म देती है सेकेंड कर्नाटिक वॉर को। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 टू 1754। बैकग्राउंड: फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ जाते हैं। वो सदर्न इंडिया में फ्रेंच की पावर और पॉलिटिकल प्रभाव को बढ़ाने के लिए वहां के लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। उनका एक एम इसमें अंग्रेजों की पावर को कम करना भी था। उनको ऐसा करने का मौका मिलता है जब हैदराबाद और कर्नाटक के थ्रोन को लेकर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। हैदराबाद के निजाम आजफ जहां की 21 मई 1748 को मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे नसीर जंग हैदराबाद के अगले निजाम बनते हैं। लेकिन इनके नेफ्यू और आसफ जहां के ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग इनको चैलेंज करते हैं और खुद निजाम की गद्दी चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन को चैलेंज कर रहे होते हैं वहां के फॉर्मर नवाब दोस्त अली के सन इन लॉ चंदा साहब। ड्यूप्लेक्स को इसमें अपनी पॉलिटिकल स्कीम्स को आगे बढ़ाने का मौका दिखता है, इसलिए वो डेक्कन में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक की नवाबशिप के लिए चंदा साहब का सपोर्ट करने का डिसीजन लेते हैं। ये देखने पर इंग्लिश नसीर जंग और अनवरुद्दीन की साइड हो जाते हैं। इस तरह यहां से शुरू होती है सेकेंड कर्नाटिक वॉर की कहानी, जो 1749 से 1754 तक चलता है। आइए जानते हैं इस वॉर के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। कोर्स ऑफ द वॉर: ड्यूप्लेक्स के प्लान को सक्सेस मिलती है जब मुजफ्फर जंग चंदा साहिब और फ्रेंच की कंबाइंड आर्मी के हाथों 1749 में वेल्लोर के पास हुई बैटल ऑफ अंबर के दौरान अनवरुद्दीन की हार और मृत्यु हो जाती है और दिसंबर 1750 में नसीर जंग को भी मार दिया जाता है। मुजफ्फर जंग डेक्कन के निजाम बन जाते हैं और ड्यूप्लेक्स को रिवॉर्ड के तौर पर रिवर कृष्णा के साउथ की पूरी मुगल टेरिटरी का गवर्नर डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न सरकार्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी फ्रेंच को दे दिए जाते हैं और निजाम की रिक्वेस्ट पर एक फ्रेंच आर्मी को हैदराबाद में तैनात कर दिया जाता है, जिससे वहां फ्रेंच इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद मुजफ्फर जंग को मार दिया जाता है और फ्रेंच मुजफ्फर के अंकल सलाबत जंग को नया निजाम बनाते हैं। 1751 में चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। इस समय ड्यूप्लेक्स अपनी पॉलिटिकल पावर की हाइट पर होते हैं, लेकिन जल्दी ही कहानी में ट्विस्ट आता है। लेट नवाब अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ट्रिचनोपली के फोर्ट में रेफ्यूज लिए हुए थे। चंदा साहिब और फ्रेंच के अनेक प्रयासों के बाद भी किला नहीं जीता जाता। अंग्रेज भी शांत नहीं बैठते थे। रॉबर्ट क्लाइव, जो मोहम्मद अली को त्रिचुनापल्ली में इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट नहीं दे पाते, गवर्नर सॉन्डर्स को एक काउंटर मूव सुझाते हैं, जिसके तहत कर्नाटक की कैपिटल आरकॉट पर एक सरप्राइज अटैक प्लान किया जाता है, जिससे त्रिचुनापल्ली से प्रेशर को डाइवर्ट किया जा सके। प्लान के मुताबिक क्लाइव सिर्फ 210 सोल्जर्स के फोर्स के साथ अगस्त 1751 में आरकॉट को कैप्चर कर लेते हैं। चंदा साहिब के द्वारा त्रिचुनापल्ली से डाइवर्ट करके 4000 की फोर्स भेजी जाती है, लेकिन यह फोर्स आरकॉट को जीतने में असफल रहती है।
आर्कॉट की सफलता के बाद अंग्रेजों का मनोबल और भी बढ़ जाता है और 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस एक स्ट्रांग इंग्लिश फोर्स के साथ ट्रिचनोपल्ली में फ्रेंच से सरेंडर करा लेते हैं और इसी बीच चंदा साहिब को तंजौर के राजा षड्यंत्र करके मार डालते हैं। मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। त्रिचुनापल्ली में हुए डिजास्टर के बाद ड्यूप्लेक्स की किस्मत का सितारा डूबने लगता है। फ्रेंच कंपनी के डायरेक्टर्स ड्यूप्लेक्स के पॉलिटिकल एम्बिशंस और उस पर हुए खर्च से खुश नहीं होते और उन्हें इंडिया से वापस फ्रांस बुला लिया जाता है। 1754 में ड्यूप्लेक्स को रिप्लेस करके फ्रेंच के नए गवर्नर बनते हैं गोडेहू। ये अंग्रेजों के साथ नेगोशिएशंस शुरू करते हैं और 1755 में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करते हैं। इसके साथ ही सेकेंड कर्नाटिक वॉर का एंड होता है। आइए अब इस वॉर के क्या इंप्लीकेशंस हुए उसको भी समझते हैं। इंप्लीकेशंस। सेकेंड कर्नाटिक वॉर से यह साफ हो गया कि यूरोपियन कंपनी को सक्सेस के लिए इंडियन अथॉरिटी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि उल्टा इंडियन अथॉरिटी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होने लगी थी। कर्नाटक में मोहम्मद अली और हैदराबाद में सलाबत जंग यूरोपियन कंपनीज के पेट्रन न होकर क्लाइंट बन गए थे। इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कॉन्फ्लिक्ट का यह दूसरा राउंड भी इनकंक्लूसिव रहा, क्योंकि अंग्रेजों के कैंडिडेट मोहम्मद अली कर्नाटक के नवाब तो बन जाते हैं, लेकिन फ्रेंच डेक्कन में अभी भी स्ट्रांग थे। उनके कैंडिडेट सलाबत जंग हैदराबाद के निजाम थे। साथ ही सालाना 30 लाख रुपए रेवेन्यू देने वाले नॉर्दर्न सरकार्स के कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स भी फ्रेंच कंपनी को मिल गए थे। हाँ, वॉर से पहले की तुलना में साउथ इंडिया में फ्रेंच की पोजीशन कुछ कमजोर और अंग्रेजों की पोजीशन कुछ स्ट्रांग जरूर होती है। इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का डिसाइसिव एक्शन होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर में। तो आइए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर और द बैटल ऑफ वांडीवॉश 1758 to 1763। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की तरह ही थर्ड कर्नाटिक वॉर भी यूरोप में चल रहे इंग्लिश और फ्रेंच के स्ट्रगल की इंडिया में गूंज थी। 1756 में यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो जाता है और फिर से इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने होते हैं। इसका एक्सटेंशन इंडिया तक होता है। फ्रेंच गवर्नमेंट 1757 में जनरल काउंट डी लैली को इंडिया भेजती है, जो 12 महीने की यात्रा के बाद 1758 में यहां पहुंचते हैं। इसी बीच ब्रिटिशर्स 1757 में बंगाल में प्लासी का बैटल जीत चुके होते हैं, जिससे उन्हें इनॉर्मस रिसोर्सेज मिल जाते हैं और 1758 में ही काउंट डी लैली फोर्ट सेंट डेविड को कैप्चर कर लेते हैं। लैली का नेक्स्ट मूव मद्रास को घेरने का होता है, लेकिन वहां अंग्रेजों की एक स्ट्रांग नेवल फोर्स आ पहुंचती है और लैली को मजबूर होकर घेराव खत्म करना पड़ता है। इसके बाद लैली हैदराबाद से बसी को बुला लेते हैं। ये फ्रेंच की एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इससे उनकी लैंड गैरिसन कमजोर पड़ गई और इसी बीच पोकॉक के कमांड में इंग्लिश फ्लीट फ्रेंच फ्लीट को 3 बार हरा देती है और फ्रेंच फ्लीट को इंडियन वाटर्स छोड़कर जाने पर मजबूर कर देते हैं। सी पर कमांड होने के बाद अब अंग्रेजों के लिए जीत का रास्ता खुल जाता है और उनकी फाइनल विक्ट्री में कोई डाउट नहीं रहता। फ्रेंच को 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु में वांडीवॉश की बैटल में सर आयर कूट के हाथों बुरी तरह हार का स्वाद चखना पड़ता है। बसी को प्रिजनर बना लिया जाता है। काउंट डी लैली पौंडीचेरी में रिट्रीट कर जाते हैं। 8 महीने के ब्लॉकेड के बाद पौंडीचेरी भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है और 16 जनवरी 1761 को लैली सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद जल्दी ही फ्रेंच माहे और गिंगी को भी खो देते हैं। इस तरह साउथ इंडिया में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के ड्रामा का फाइनली पर्दा गिरता है। फ्रेंच की पोजीशन अब वापस उठने लायक नहीं रह गई थी। यूरोप में 7 इयर्स वॉर का एंड होता है 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा। इसके प्रोविजंस के अनुसार फ्रेंच को पौंडीचेरी और कुछ अन्य सेटलमेंट्स वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि इनको कभी भी फोर्टिफाई नहीं किया जाएगा। इस तरह इंडिया में फ्रेंच के पॉलिटिकल एम्बिशंस का हमेशा के लिए एंड हो जाता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि फ्रेंच और इंग्लिश कंपनीज के कॉन्फ्लिक्ट में फाइनली इंग्लिश को जीत मिलती है और फ्रेंच को हार। पर अब इसके पीछे के कुछ रीजंस को भी जानते हैं। कॉजेस फॉर द इंग्लिश सक्सेस एंड द फ्रेंच फेलियर। इंग्लिश सक्सेस का सबसे पहला रीजन था इंग्लिश कंपनी पर लेसर गवर्नमेंटल कंट्रोल। वो एक प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए काम कर रहे लोगों में एंथुजियाज्म और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी।
कंपनी इंस्टेंट डिसीजंस भी ले सकती थी क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होती थी। दूसरी तरफ फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, इससे डिसीजन मेकिंग में भी डिले होता था। दूसरा रीजन था अंग्रेजों की सुपीरियर नेवी। इसकी हेल्प से वो सभी इंपॉर्टेंट बैटल्स जीत पाते हैं। साथ ही इंडिया की बड़ी और इंपॉर्टेंट सिटीज पर ब्रिटिश का ही कंट्रोल था, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी ही था। ऐसा कई हिस्टोरियंस का मानना भी है कि इंग्लिश कैलकाटा से शुरू करके पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन पौंडीचेरी से शुरू करके फ्रेंच क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा इंग्लिश कंपनी के पास फंड्स की कमी नहीं थी। कर्नाटक वॉर्स के बीच में ही 1757 में प्लासी का बैटल होता है, जिसमें जीतने पर कंपनी की वेल्थ में और भी ज्यादा इजाफा होता है। लेकिन फ्रेंच के पास फंड्स की शॉर्टेज बनी रहती है। वो पॉलिटिकल एम्बिशंस की वजह से कमर्शियल इंटरेस्ट्स की अनदेखी कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रीजन था ब्रिटिश सक्सेस के पीछे अंग्रेजों के सुपीरियर मिलिट्री कमांडर्स। इंग्लिश साइड पर सर आयर कूट, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव जैसे लीडर्स की लंबी लिस्ट के कंपैरिजन में फ्रेंच साइड पर सिर्फ ड्यूप्लेक्स का ही नाम याद रहता है। दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से इंग्लिश फ्रेंच को हराकर इंडिया में अपना डोमिनेंस बनाने में कामयाब होते हैं। कंक्लूजन: थर्ड कर्नाटक वॉर में जीत के बाद इंडिया में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी यूरोपियन राइवल नहीं बचता और इसके बाद वो अपना पूरा ध्यान इंडिया में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनने पर लगा देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे धीरे धीरे एक एम्पायर सेटअप करती है, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। रोड टू प्लासी एंड बक्सर। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने सभी यूरोपियन राइवल्स को हराकर मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेती है। अब हम जानेंगे कि कंपनी कैसे इंडियन रूलर्स को हराकर इंडिया में एक डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर बनकर उभरती है। एक एक करके इंग्लिश कंपनी बहुत सी इंडियन प्रोविंसेस को जीत लेती है और इसमें सबसे पहले नंबर आता है बंगाल का। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को इंडियन हिस्ट्री के मेजर टर्निंग पॉइंट्स में से माना जाता है। तो आज हम इन्हीं गेम चेंजिंग बैटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। बंगाल उस समय के इंडिया के प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा फर्टाइल और रिच था। आज के बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा इसके पार्ट होते थे। यहां की इंडस्ट्रीज और कॉमर्स भी वेल डेवलप्ड थी। नाम के लिए तो ये मुगल एम्पायर का पार्ट था, लेकिन यहां के नवाब वास्तव में इंडिपेंडेंट रूलर की तरह शासन कर रहे थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कई जगह अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करती है और कैलकाटा में 1696 से 1706 के बीच एक फोर्ट का भी कंस्ट्रक्शन कराती है। इस फोर्ट का नाम इंग्लैंड के किंग विलियम III के ऑनर में फोर्ट विलियम रखा जाता है। बंगाल में कंपनी के ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स को सेफ और सिक्योर रखने के लिए इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। मतलब ये डिफेंस के पर्पस के लिए बनवाया गया था। बंगाल से कंपनी का काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था, जिसमें कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स मेजर ट्रेड आइटम थे। 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियार अपने फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन भी दे देते हैं। हम कह सकते हैं कि बंगाल में कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग इंटरेस्ट्स थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1757 में प्लासी की बैटल होती है? आइए जानते हैं। बैकग्राउंड टू बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल में सिचुएशन तब बदलने लगती है जब 1756 में एक स्ट्रॉन्ग रूलर नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला के कुछ राइवल्स थे जो उनकी जगह खुद नवाब बनना चाहते थे, जैसे कि पूर्णिया की शौकत जंग और ढाका की घसीटी बेगम। इसके साथ ही कर्नाटक वॉर्स के बाद से ही नवाब इंग्लिश कंपनी के प्लान्स को लेकर डाउट में थे। ऐसी सिचुएशन में जब इंग्लिश कंपनी इनडायरेक्टली नवाब की राइवल घसीटी बेगम को सपोर्ट करती है और बंगाल के पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को असाइलम भी देती है, तो नवाब का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा मुगल फरमान के अनुसार जो दस्तक यानी कि फ्री पासेस कंपनी को अपने ट्रेड के लिए मिलते थे, कंपनी उनका मिसयूज करना शुरू कर देती है। कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी के ट्रेड के साथ साथ अपने प्राइवेट ट्रेड में भी इन फ्री पासेस का यूज करते थे, जबकि मुगल फरमान में सिर्फ कंपनी के ट्रेड को ही ये राइट दिया गया था। इसके अलावा इंडियन मर्चेंट्स को भी पासेस बेच देते थे,
ये एक तरह से चीटिंग थी और इससे नवाब को काफी रेवेन्यू लॉस भी उठाना पड़ रहा था। इसी बीच कंपनी फोर्ट विलियम को और भी ज्यादा फोर्टिफाई करने लगती है और फोर्ट की वॉल्स पर गन्स तैनात कर दी जाती हैं, क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि फ्रेंच से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट बंगाल तक एक्सटेंड कर सकता है। ये सब देखने के बाद नवाब कंपनी को वार्निंग देते हैं कि वो ऐसा करना बंद करें, लेकिन कंपनी उनकी बात नहीं सुनती। नवाब को लगता है कि कंपनी उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रही है, इसलिए वो कंपनी के खिलाफ एक्शन लेते हैं और कैलकाटा की तरफ मार्च करते हुए फोर्ट विलियम को 20 जून 1756 को कैप्चर कर लेते हैं। फिर नवाब अपनी इस आसान जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कैलकाटा का चार्ज माणिक चंद को देकर अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद लौट जाते हैं। ये नवाब की बहुत बड़ी गलती साबित होती है। वो अपने एनिमी की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसका फायदा उठाकर कुछ अंग्रेज अपनी शिप्स के साथ हुगली रिवर के रास्ते भाग जाते हैं, क्योंकि माणिक चंद के पास कोई नेवल फोर्स नहीं थी, इसीलिए वो अंग्रेजों को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। इंग्लिश ऑफिशियल्स सी के पास फुल्टा नाम की जगह पर शरण लेते हैं, क्योंकि यहां अपनी नेवल स्ट्रेंथ की वजह से वो सेफ रह सकते थे। यहां वो मद्रास से हेल्प आने का वेट करते हैं। कैलकाटा के फॉल की न्यूज अगस्त 1756 तक मद्रास पहुंचती है और फिर कुछ डिले के बाद 16 अक्टूबर 1756 को एडमिरल वॉटसन और कर्नल क्लाइव की लीडरशिप में मद्रास से एक स्ट्रांग नेवल और मिलिट्री फोर्स कैलकाटा के लिए भेज दी जाती है। यह फोर्स दिसंबर 1756 में कैलकाटा पहुंच जाती है और इसके बाद 2 जनवरी 1757 को ही क्लाइव माणिक चंद को ब्राइब देकर कैलकाटा को वापस जीत लेते हैं और फरवरी 1757 में नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव के साथ अलीनगर की ट्रीटी साइन करते हैं। नवाब ने कैलकाटा को जीतने के बाद उसका नाम अलीनगर कर दिया था। इस ट्रीटी के अनुसार नवाब अंग्रेजों को उनके पुराने ट्रेडिंग प्रिविलेजेस वापस कर देते हैं, उनको कैलकाटा को फोर्टिफाई करने की परमिशन दे देते हैं और इस दौरान हुए अंग्रेजों के पूरे नुकसान की भरपाई का भी प्रॉमिस करते हैं। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेज संतुष्ट नहीं होते और एक कंस्पिरेसी प्लान की जाती है जो जन्म देती है बैटल ऑफ प्लासी को। तो आइए जानते हैं इस कंस्पिरेसी और बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी। अंग्रेज समझ चुके होते हैं कि सिराजुद्दौला के नवाब रहते हुए उनके ऊपर खतरा हमेशा बना रहेगा, इसलिए वो नवाब के खिलाफ चल रही एक कंस्पिरेसी से जुड़ जाते हैं। इस कंस्पिरेसी के अनुसार सिराजुद्दौला की जगह उनके ही मीर बख्शी मीर जाफर को नवाब बनाने का प्लान होता है। मीर जाफर के अलावा इसमें शामिल होते हैं माणिक चंद, जो कैलकाटा के ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, अमीचंद, जो एक रिच मर्चेंट थे, जगत सेठ, जो बंगाल के सबसे बड़े बैंकर थे, और खादिम खान, जो नवाब की आर्मी में कमांडर थे। प्लान के अकॉर्डिंग अंग्रेज नवाब के सामने ऐसी डिमांड्स रखते हैं जिन्हें नवाब कभी नहीं मान सकते थे। नवाब समझ जाते हैं कि अब अंग्रेजों के साथ वॉर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोनों साइड्स 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान पर, जो मुर्शिदाबाद से अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी पर था, मिलते हैं। लेकिन प्लासी का बैटल सिर्फ नाम के लिए ही बैटल था। इसमें अंग्रेजों की साइड से 50 से भी कम लोग मारे जाते हैं, जबकि नवाब लगभग अपने 500 आदमी खो देते हैं। नवाब की आर्मी का मेजर पार्ट, जो ट्रेटर्स मीर जाफर और राय दुर्लभ की कमांड में था, बैटल में कोई हिस्सा ही नहीं लेता। नवाब के सोल्जर्स का सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप ही, जिसको मीर मदन और मोहन लाल लीड कर रहे थे, बहादुरी के साथ लड़ता है। लेकिन अंत में नवाब मैदान छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं और मीर जाफर के पुत्र मीरान उनको मुर्शिदाबाद के रास्ते में मार देते हैं। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और इनाम के रूप में अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दी जाती है और साथ ही कैलकाटा पर अटैक की कॉम्पेंसेशन के लिए 1,77,00,000 रुपए मीर जाफर कंपनी को देते हैं। इसके अलावा बहुत से गिफ्ट्स और ब्राइब कंपनी के ऑफिशियल्स को भी दिए जाते हैं, जैसे कि क्लाइव को अराउंड 2 मिलियन से भी ज्यादा का इनाम मिलता है। दोस्तों, ये तो थी बैटल ऑफ प्लासी की कहानी, जो अंग्रेजों के लिए बंगाल के मास्टर बनने का रास्ता खोल देती है और कैसे मीर जाफर जैसे एक बंदे की ट्रेचरी की वजह से इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कमर्शियल के साथ पॉलिटिकल एंटिटी भी बन जाती है। इससे उनकी प्रेस्टीज में भी इजाफा होता है और एक ही झटके में वो इंडिया के एम्पायर के एक मेजर कंटेंडर बन जाते हैं।
बंगाल से मिलने वाले रेवेन्यू की वजह से ही अंग्रेज एक स्ट्रांग आर्मी ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और देश के बाकी हिस्सों को जीतने का खर्चा भी मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा बंगाल पर कंट्रोल एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में भी डिसाइसिव रोल निभाता है, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई प्लासी के युद्ध की, लेकिन बंगाल को जीतने की कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो खत्म होती है बक्सर के युद्ध के बाद। तो चलिए अब उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर।